जय हिंद भाई होमगार्ड भाइयों और बहनों, उम्मीद है कि हालचाल बहुत बढ़िया होगा। देखो आज 25 अप्रैल है, जिसका भी पहली शिफ्ट में कोई पेपर नहीं होने वाला ना, उसके लिए ये वीडियो ना ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है। रामबाण बहुत देख लिया, ब्रह्मास्त्र देखो। ठीक है, आज क्या करेंगे, जो मैंने 5 मॉडल पेपर बनाया था उनमें से 2 मॉडल पेपर का वीडियो तो मैंने ऑलरेडी डाल दिया। मॉडल पेपर 2 और 4 इनका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। आज हम लोग मॉडल पेपर पहला नंबर सॉल्व करेंगे, एकदम पहला वाला। ठीक है, तो मॉडल पेपर फर्स्ट सॉल्व करने वाले हैं पूरा डिटेल में अच्छे से, और ट्राई करो। ये मॉडल पेपर मेरे खुद के बनाए हुए हैं, अच्छे से देखना, एकदम एग्जाम लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पहला सवाल क्या बोलता है कि अट्टाकाल, क्या बोलता है, अट्टूकाल, साउथ का नाम है थोड़ा। अट्टूकाल पोंगल उत्सव जो है ये मुख्य रूप से किस शहर में मनाया जाता है, जिसे महिलाओं का शबरीमाला कहा जाता है। अट्टाकाल पोंगल जो है, ये जो उत्सव है एक तरीका क्या है, अट्टूकाल पोंगल ये उत्सव है। ये मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है, तो मुख्य रूप से तिरुवनंतपुरम में मनाया जाता है, केरलम की राजधानी। ठीक है, अब केरला नाम नहीं है, केरलम है, याद रखना। सेकंड क्वेश्चन पे आओ। मैं ये चीज गारंटी से बोल रहा हूँ कि अगर आप ये पूरा वीडियो देख के जा रहे हो ना, तो कॉन्फिडेंस आपका नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, और लास्ट में बताना कि 100 में से कितना सही किए हो। मजा आ जाएगा वीडियो देख के, गारंटी मेरी है, गारंटी मेरी है। ठीक है, मजा ना आया तो पैसे वापस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आओ। बोला प्रसिद्ध मंडी शैली का संबंध किस भारतीय शास्त्रीय कला रूप से है। प्रसिद्ध मंडी शैली का संबंध किस भारतीय शास्त्रीय कला रूप से है। इसका आंसर दोगे, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर दोगे जल्दी से। इसका आंसर है कांगड़ा चित्रकला। क्या, कांगड़ा चित्रकला। नाम तो सुना ही नहीं होगा अभी तक, है ना, सुना है कि नहीं, कांगड़ा चित्रकला। प्रसिद्ध मंडी शैली का संबंध किस भारतीय शास्त्रीय कला से है, तो यह है कांगड़ा शैला। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आओ। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कट्टियट्टुम क्या है, कुट्टियट्टुम। ठीक है, साउथ का नाम है यार, थोड़ा सा अजीब होता है, कुट्टियट्टुम। कुट्टियट्टुम जो है ये क्या है, तो कुट्टियट्टुम जो है ये केरल का सांस्कृतिक रंगमंच है। रंगमंच यानी नौटंकी नाच देखते हैं ना, जैसे हम लोग, है ना, स्टेज पे रामलीला होता है, उस तरीके का रामलीला होता है। ऑर्केस्ट्रा भी होता है, ठीक है, लेकिन ऑर्केस्ट्रा अलग चीज़ है यार, रंगमंच अलग है। ऑर्केस्ट्रा तो सब अभद्र चीज़ें हैं। ठीक है, देखने मत जाना, कभी मन करे फिर भी मत जाना। तो केरल का सांस्कृतिक रंगमंच। आओ आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 बोला तंजावर का बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की वास्तुकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। तंजावर का बृहदेश्वर मंदिर जो है ये किस प्रकार की वास्तुकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, तो ये किस प्रकार की कला है, द्रविड़ शैली। ऑप्शन नंबर सी, द्रविड़ शैली। ऑप्शन नंबर सी, द्रविड़ शैली। ठीक है, आगे आओ 5वें सवाल पे। 5वां सवाल बोला अष्टछाप के कवियों का संबंध किस भक्ति शाखा से है। अष्टछाप के कवियों का संबंध जो है ये किस भक्ति शाखा से है, तो कृष्ण भक्ति। क्या है, कृष्ण भक्ति। ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण भक्ति। अष्टछाप के कवियों का संबंध कृष्ण भक्ति। ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए वीडियो थोड़ा सा जल्दी खत्म करेंगे। 6th क्वेश्चन बोला कि लोसांग महोत्सव जो है ये किस जनजाति द्वारा प्रमुखता से मनाया जाता है। लोसांग महोत्सव जो है ये किस जनजाति द्वारा प्रमुखता से मनाया जाता है, तो इसका आंसर याद कर लो। एक तो भोटिया जनजाति और एक लेपचा। ठीक है, ये कहाँ पड़ते हैं, सिक्किम वाला एरिया है भोटिया लेपचा। ठीक है, ये जनजातियों का नाम है, जनजातियों का नाम है। 7वें सवाल पे आओ। 7वां सवाल हमारा क्या बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकू नगरी के अलावा कौमी एकता का प्रतीक भी माना जाता है। चाकू नगरी, चाकू का नाम सुनते हैं रामपुरिया चाकू याद आ जाता है तुरंत। हर गुंडा जो है रामपुरिया चाकू लेके घूमता था पहले बॉलीवुड की पिक्चर में। अभी चाकू का भी वर्जन आ गया, अब कट्टा बंदूक चलता है। ठीक है, 8वें पे आओ। 8वां बोला ठुमरी की रानी कही जाने वाली गिरजा देवी का संबंध किस घराने से था। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठुमरी की रानी गिरजा देवी का संबंध जो है ये किस घराने से था, तो घराने का नाम है बनारस घराना। ठीक है, बनारस घराना। ऑप्शन नंबर बी, बनारस घराना। आगे आओ 9 नंबर सवाल पे। बोला भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर का प्राचीन नाम क्या था। मतलब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है, कुशीनगर। एक तो ये सवाल याद रखो, सवाल आ सकता है कि भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में। कुशीनगर को पहले किस नाम से जानते थे, तो कुशीनगर को पहले किस नाम से जानते थे, कास्या। क्या बोलते थे, कस्या, कस्या। ठीक है, कस्या। ऑप्शन नंबर सी, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल ऐसे ही आते हैं। ठीक है, ये पिछले जितने भी एग्जाम हो रखे हैं, कांस्टेबल हो गया, आपका होमगार्ड 2011 वाला हो गया, उसके बाद जो पेट का एग्जाम हो गया, उस लेवल के सवाल से मॉडल पेपर भरा पड़ा है। तो एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है, एक भी सवाल छोड़ के जाना नहीं, खासकर से जिनका 26 को या 25 को अभी बाकी शिफ्टों में है। वीडियो देख रहे हो ना, तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, 10 सवाल बोल रहा है कि कलारीपयट्टू मार्शल आर्ट का उद्गम भारत के किस राज्य में हुआ था, तो ये केरल में हुआ है। कलारीपयट्टू एक तरीके का मार्शल आर्ट है, केरल में चलता है। 11 पे आओ। 11 बोल रहा है सुनहरी रेशा क्रांति। क्या बोल रहा है, सुनहरी रेशा क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है। देखो जूट जो होता है ना, क्या जूट, वापस बोल रहा हूँ, जूट को बोलते हैं गोल्डन फाइबर। जूट को बोलते हैं गोल्डन फाइबर, वही जूट जिसकी बोरी बनती है, आलू रखा जाता है। ठीक है, तो वही जूट को गोल्डन फाइबर बोलते हैं। 12 पे आओ। बोला जीरो टिलेज खेती का मुख्य लाभ क्या है। जीरो टिलेज खेती का मुख्य लाभ क्या है, तो जीरो टिलेज खेती का मुख्य लाभ क्या है कि मृदा की नमी और संरक्षण और लागत में कमी आती है। ठीक है, मृदा की नमी का संरक्षण हो जाता है और साथ में लागत में कमी आती है। तो जीरो टिलेज का यही फायदा है कि भाई देखो नमी खत्म नहीं होगी, एक तो पहला फायदा ये है।
और दूसरा है कि लागत में कमी आएगी। अब यार ये चीज़ जो मैं लिख के लाया हूँ ना अपडेट से अभिषेक, ये येलो येलो कलर में दिख रहा है, ये चीज़ यार लिखना नहीं चाहता हूँ लेकिन लिखना पड़ता है, लोग चुरा लेते हैं तो वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, लेकिन इसलिए मैंने येलो कलर चुना ताकि आप लोगों को सवाल नीचे का दिखे। 13 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को चीनी का कटोरा कहते हैं? चीनी का कटोरा, तो चीनी कहाँ होती है? मुजफ्फरनगर एरिया है ना, मुजफ्फरनगर वाला जो एरिया वहीं तो चीनी होती है, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहीं पे तो चीनी मिलें सबसे ज़्यादा हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आगे आओ 14 पे, बोला एगमार्क का मुख्यालय कहाँ है? बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, एगमार्क का मुख्यालय कहाँ है? डबल स्टार लाइक सवाल है कि एगमार्क का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो एगमार्क का अपना जो मुख्यालय पड़ेगा ये पड़ेगा नागपुर में, महाराष्ट्र वाला नागपुर, ठीक है, नागपुर। 15 पे आओ, बोला है किस फसल को सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है? सफ़ेद सोना, फसल बोल रहा है, अगर सफ़ेद सोना सिर्फ लिखा है और फसल ना बोले तो आप लोग प्लेटिनम करोगे, लेकिन अब यहाँ पे ये फसल के नाम ले रहा है कि ऐसी कौन सी फसल है जिसको सफ़ेद सोना बोलेंगे, तो इसका आंसर आप लोग करोगे कपास। क्या करोगे? कपास। कपास वही सूती कपड़ा जिसकी गर्मी में सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है। ओके, 16 पे आओ, 16 बोल रहा है कि कृषि गणना यानी एग्रीकल्चर सेंसस भारत में कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? कृषि गणना जो है ये भारत में कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो ये की जाती है 5 वर्षों के अंतराल पे, हर कृषि गणना जो की जाती है भारत में 5 वर्षों के अंतराल पे। स्टार लगा लो, अच्छा सवाल है, एक एक सवाल अच्छा है, स्टार ना बोलूं तो भी समझ जाया करो, है ना, होनहार के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। 70 नंबर सवाल बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत जो है ये किस वर्ष की गई थी? तो 2001 में किसान मित्र योजना की शुरुआत जो है ये यूपी में की गई थी। 18 पे आओ, 18 क्या बोल रहा है हमारा? 18 नंबर सवाल बोल रहा है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? नाबार्ड की जो स्थापना है ये कौन सी समिति ने किया था? तो नाबार्ड की स्थापना करने का जो समिति ने आग्रह किया था उनका नाम है शिवरामन समिति। शिवरामन समिति की आराध्या पर, ठीक है, मतलब इनके आराधना पर ये नाबार्ड की स्थापना हुई है, शिवरामन समिति, याद रखना। 19 नंबर सवाल पे आओ, 19 नंबर सवाल बोल रहे हैं कि बरानी खेती का तात्पर्य क्या है? बरानी खेती का तात्पर्य क्या है? तो बरानी खेती का तात्पर्य है वर्षा आधारित खेती, यानी बारिश के ऊपर जो खेती डिपेंड करेगा, पानी बरसा तो फसल अच्छी होगी, ज्यादा बरस गया तो डूब गया, कम बरसा तो सूख गया, यानी बरानी का यही मतलब होता है। बरानी मतलब वर्षा आधारित खेती, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और बाकी लोग जो अभी मॉडल पेपर लगाने का मन है ना जिनका, ये पांचों मॉडल पेपर अगर लगाना चाहते हो अपनी तैयारी को चेक करने के लिए, तो नंबर याद रख लो 94,622, 94,622, 19,456, ठीक है, ये नंबर है। इस नंबर पे व्हाट्सएप करो आप लोग अगर आप लोग मॉडल पेपर लेना चाहते हो। पांचों मॉडल पेपर का कॉस्ट है सिर्फ और सिर्फ 19 रुपये। अभी भी अगर आपके पास टाइम है, जबकि मतलब बहुत टाइम है, 5 मॉडल पेपर लगाने में टाइम नहीं लगता है, अगर सीरियस हो, अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा एग्जाम से पहले आइडिया ले लें कि एग्जाम तो कैसा आएगा, तो ट्राई करो ये 5 मॉडल पेपर, ठीक है। 20 नंबर सवाल बोल रहा है कि आम की नूरजहां किस्म, आम की नूरजहां, देखो आम में भी किस्म होती है जिसका नाम है नूरजहां, जो अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध है, यूपी के किस पड़ोसी राज्य की सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है? क्या सवाल देख रहे हो कितना घुमा रहा है कि आम की किस्म भी बता दिया कि नूरजहां किस्म है, ठीक है, वो अपनी विशालता के लिए, यानी कि बहुत बड़े बड़े आम होते हैं नूरजहां, ठीक है। ये किस राज्य में होते हैं? एक तरीके से कहाँ पर होता है ये नूरजहां किस्म जो है ये मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो ये मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आमों का जो नस्ल है ना उसमें भी नाम रखे गजब गजब, नूरजहां। 21 नंबर बोल रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? अब ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब का है? 1987, ये भी याद रखना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों को कम करना, ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों को कम करना। 22 पे आ जाओ, 22 बोल रहा है कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, इको मार्क जो है ये किन उत्पादों को दिया जाएगा? इको मतलब क्या होता है? इको मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली, समझ रहे हो कि नहीं? इन्वायरमेंट फ्रेंडली यानी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, जो इको फ्रेंडली होंगे उनको ही इको मार्क दिया जाएगा, जो पर्यावरण के लिए मैत्रीपूर्ण हो। मैत्रीपूर्ण मतलब जैसे मित्र हो पर्यावरण के। अब मित्र आपका नुकसान थोड़ी करता है, वो अलग बात है, कलयुग चल रहा है, मित्र ही सबसे पहले धोखा देता है, ठीक है। लेकिन इको फ्रेंडली मतलब जो पर्यावरण के लिए मित्र रूपी काम करे। 23 पे आओ, 23 बोल रहा है कि रामसर कन्वेंशन के तहत उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थल प्रथम रामसर साइट घोषित किया गया था? क्या गजब लेवल का सवाल है ये वाला, इसका आंसर दे पाओगे कि रामसर कन्वेंशन के तहत उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थल है जो प्रथम रामसर साइट घोषित किया गया था? 23 का आंसर दोगे? 23 का आंसर है ऊपरी गंगा नदी, ऊपरी गंगा नदी। और ये वीडियो जो है ना लगभग मेरे पास भाई 150 से उससे 200 मैसेज आया था कि सर 5 मॉडल पेपर कराओ आप वीडियो पे, ठीक है। 5 का तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको करा दे ताकि मॉडल पेपर का वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाए, और जिनके पास PDF है वो वीडियो देखने के बाद बढ़िया से प्रैक्टिस भी कर लेंगे, ठीक है। आगे आओ 24 नंबर सवाल पे। 24 नंबर सवाल हमारा क्या बोल रहा है? 24 नंबर सवाल ध्यान से देखना कि ग्रैंड रिस्पांस एक्शन प्लान, ग्रैंड रिस्पांस एक्शन प्लान का संबंध किससे है? तो ग्रैंड रिस्पांस एक्शन प्लान का संबंध किससे है?
तो ये संबंध है दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण करना, ठीक है, दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण करना, ऑप्शन नंबर बी। 25 पे आओ। 25 बोल रहा है कि भारत का पहला नाइट सफारी कहाँ विकसित किया जा रहा है। भारत का पहला नाइट सफारी जो है ये कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो ये लखनऊ में किया जा रहा है। कहाँ पे, लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 26 पे आ जाओ। 26 बोल रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है, यानी नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ रहती है। तो नगरीय जनसंख्या की अगर बात की जा रही है तो यूपी में सबसे ज्यादा गाजियाबाद में शहर में लोग रहते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। ओके, 27 पे आओ। जहां समझाने का रहेगा वहां अच्छे से समझाएंगे। बोला कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए कौन सा अवधारणा उपयोगी है। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए कौन सी अवधारणा उपयोगी है, तो ये अवधारणा कौन सी, 3R। कौन सी, 3R। अब ये 3R का मतलब क्या होता है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिड्यूस यानी जहां तक ट्राई करो कचरा कम यूज करो, ठीक है, मतलब ऐसे चीजें ना यूज करो जो बची जा सके, जिनसे कचरा फैले। रीयूज मतलब वापस से यूज कर लो। रिसाइकल मतलब उसी चीज को, अगर वही प्लास्टिक है तो उसको कुछ ऐसे तोड़ मरोड़ करके वापस से नया प्लास्टिक बना दो, ठीक है, ताकि नया प्लास्टिक हमको बार बार ना बनाना पड़ जाए। वही जो जैसे कबाड़ी नहीं लेते, बोतल लेके जाते हैं तो उसका रिसाइकल करके नया प्लास्टिक बन के आता है फिर वो। ओके, 28 पे आओ। 28 नंबर सवाल बोल रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास शब्द का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस रिपोर्ट में किया गया था। यानी जो सतत विकास है इस शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किस रिपोर्ट में किया गया था। तो इसका सबसे पहली बार जो प्रयोग हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था हमारे कहाँ पे, ध्यान से देख लो, ब्रूडन लैंड रिपोर्ट। ब्रूडन लैंड रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर ए, ब्रूडन लैंड रिपोर्ट। आओ आगे 29 नंबर सवाल पे। 29 नंबर सवाल बोल रहा है कि ब्लैक कार्बन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ब्लैक कार्बन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ब्लैक कार्बन का पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है, देखो कार्बन वैसे ही खतरनाक चीज है, कार्बन गर्म होता है। अब गर्म चीजें बर्फ को पिघला देती हैं, ठीक है, तो ये ग्लेशियर, ग्लेशियर यानी बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें एक तरीके की, तो ये ग्लेशियर को पिघलाने की गति को बढ़ाता है ब्लैक कार्बन, याद रखना। 30 नंबर सवाल पे आओ। 30 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा संचालित उजाला योजना का संबंध किससे है। उजाला योजना का संबंध किससे है, तो उजाला योजना का जो संबंध है वो है एलईडी बल्ब वितरण से, है ना। अब देख रहे होगे कि घर में वो 10 रुपए वाला पीली बत्ती वाला बल्ब बहुत कम हो गया है। क्यों, क्योंकि वो 100 वाट खाता था और गर्मी बहुत ज्यादा करता था, वहां पे बैठ नहीं सकते। लेकिन अब जो एलईडी आ रहा है 7 वाट में आ रहा है, 9 वाट में, 0 वाट के भी आते हैं अब तो, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एनर्जी को एफिशिएंट कर रहे हैं। मतलब सोच के देखो कि कहाँ 70 वाट में 10 बल्ब जल रहे हैं और कहाँ 100 वाट में एक 10 रुपए वाला बल्ब जल रहा है, तो कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही थी, ठीक है। 31 पे आओ। बोला भारत में पारिस्थितिक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो 31 का याद कर लो, रामदेव मिश्रा, ठीक है, रामदेव, बाबा रामदेव नहीं, ये रामदेव मिश्रा है, ठीक है, रामदेव मिश्रा, ऑप्शन नंबर ए। 32 पे आओ। 32 क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखना इसको। 32 बोल रहा है हमारा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के साथ किन 2 अन्य वन्यजीव अभ्यारण्यों को मिलाकर दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तो है ही, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन उसके साथ 2 अन्य अभ्यारण्यों को मिला करके दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। तो वो कौन कौन से 2 मिलाए गए हैं, मिलाए गए, एक तो कतरनिया घाट और एक किशनपुर, ठीक है, कतरनिया घाट और किशनपुर जब मिलाया गया है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में, तब ये जाकर के दुधवा टाइगर रिजर्व बना है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, आगे आ जाओ। अगर आप लोग इसमें से 80 सही कर ले जाते हो, अगर 100 में से 80 भी सही कर ले जाते हो ना, तैयारी बहुत अच्छी है, टेंशन फ्री होके जाओ एग्जाम देने, ठीक है। और अगर मन है, थोड़ा और चिंता है, थोड़ा और अपने आप को क्लियर करना चाहते हो, तो मॉडल पेपर जो 5 है एक बार ट्राई करके देख लो, ठीक है। एजेंडा 21 का संबंध किस सम्मेलन से है। एजेंडा 21 का संबंध जो है ये किस सम्मेलन से है, तो एजेंडा 21 का जो संबंध है ना वो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनरियो 1992, रियो डी जेनरियो 1992। 33 का ए। 34 पे आओ। 34 बोल रहा है फ्लाई ऐश प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। फ्लाई ऐश प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है, तो ये ताप विद्युत संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र, ठीक है। या आगे आओ 35 नंबर पे। 35 नंबर बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को कचरा मुक्त शहरों की रेटिंग में 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को कचरा मुक्त शहरों की रेटिंग में 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है। तो ऐसा कौन सा शहर हो सकता है, ऐसा हमारा नोएडा है, ठीक है, इसको 5 स्टार मिला। 5 स्टार मिलना मतलब बहुत अच्छी बात है, 5 में से 5 स्टार मिला आपको, ठीक है। आगे आओ 36 पे। 36 बोल रहा है कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भारत को किस देश से जोड़ता है। तो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है ये भारत को किस देश के साथ जोड़ता है, तो ये जोड़ता है म्यांमार के साथ। किसके साथ, म्यांमार, बर्मा, ठीक है, बर्मा, वर्मा नहीं, वर्मा तो जाति है, बर्मा देश है, ठीक है। तो 36 का सी। 37 पे आ जाओ। 37 हमारा क्या बोल रहा है, सवाल थोड़ा सा बड़ा है क्या, नहीं छोटा ही है। बोल रहा है किस देश के साथ भारत ने हाल ही में, किस देश के साथ भारत ने हाल ही में यूपीआई के माध्यम से लेन देन की सुविधा शुरू की है। देख रहे हो, यूपीआई से अभी तक आम आदमी लेते थे, लेकिन अब देशों के बीच में यूपीआई होने लग गया। यूपीआई का फुल फॉर्म भी याद रख लेना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस।
यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यूपीआई के माध्यम से भारत ने किस देश के साथ लेन देन शुरू किया है? तो वो देश है, देखो भाई, एक तो श्रीलंका भी है, मॉरिशस में भी लेन देन चल रहा है, नेपाल में भी चल रहा है, भूटान में भी चल रहा है, फ्रांस और यूएई में भी चल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे आओ 38 पे। बोल रहा है कि तिवापाई मुख बांध जो है, तिपाई मुख बांध जो है ये भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? तिपाई मुख बांध विवाद भारत का किस देश के साथ है? सॉरी, तो तिपाई मुख बांध जो है ये एक विवाद चल रहा है, और किस देश के साथ विवाद चल रहा है? ये चल रहा है बांग्लादेश के साथ। ये बांग्लादेश यार छोटा सा है, हर छोटी चीज में विवाद कर लेता है, घर के छोटे भाई जैसा है, बिना मतलब विवाद करता है। ठीक है, तो तिपाई मुख बांध विवाद जो है ये भारत का किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। स्टार लगा लो दो दो। 39 पे आओ। बोला मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा किसको किससे अलग करती है? भारत को चीन से अलग करती है। ठीक है, तो 39 नंबर बोला कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण है ये किस वर्ष हुआ था? 1914 में ही हो गया था। 1914 में मैकमोहन रेखा का निर्धारण हो गया था। तो 39 का डी। 40 पे आओ। 40 नंबर बोल रहा है कि भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध का नाम क्या है? भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध का नाम क्या है? तो भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध का नाम है सलमा बांध। क्या नाम है? सलमा बांध। क्या नाम है? वापस बोलो, सलमा। ठीक है, सलमा। आगे आ जाओ 41 पे। बोला मोतिहारी अमलेखगंज, मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन किन दो देशों के बीच है? मोतिहारी अमलेखगंज ये जो तेल पाइपलाइन है ये किन दो देशों के बीच में? तो मोतिहारी तो पड़ता है हमारे इंडिया में, मोतिहारी तो भारत में है। ठीक है, अब ये मोतिहारी अमलेखगंज जो तेल पाइपलाइन है ये किन दो देशों के बीच में है? इसको स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत और नेपाल के बीच में। कहाँ पे? भारत और नेपाल, भारत और नेपाल। स्टार लगा लेना, अच्छा सवाल है। आओ 42 पे। 42 बोला सार्क के चार्टर पर किस तिथि को हस्ताक्षर किए गए थे? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ये भी पूछा जाता है, तो काठमांडू है, ये याद रखना। ठीक है, काठमांडू कहाँ है? नेपाल में। नेपाल कहाँ है? भारत के पड़ोस में। भारत कहाँ है? ठीक है, तो ऐसे सवाल खत्म नहीं होने वाला। तो सार्क के चार्टर पर किस तिथि को हस्ताक्षर किए गए थे? तो सार्क के चार्टर पर जो हस्ताक्षर हुए हैं वो हुए 8 दिसंबर 1985। 8 दिसंबर 1985 को सार्क के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए हैं। 43 बोल रहा है डोकलाम विवाद भारत, चीन और किस तीसरे देश के बीच में ट्राई जंक्शन पर स्थित था? देखो ऐसे इधर, ऐसे इधर, ऐसे इधर, ये 3 राह बन गया ना, 3 रन, तो यही डोकलाम है। अब डोकलाम में इधर से था भारत, उधर से था चीन और यहाँ से था भूटान। ठीक है, भूटान की जमीन है, भूटान के मतलब आसपास की जो जमीन है डोकलाम, वहीं पे चीन जो है वो रोड बना रहा था। तो भाई अब वो रोड बना के हमारे करीब आ रहा, तो विवाद फैलेगा ना, है ना। 44 नंबर बोला अब कोई मेड़ पे ट्रैक्टर चला देगा तो बवाल तो होगा ही। आधी लड़ाइयाँ गांव में मेड़ की वजह से होती है, खेत मेड़ की लड़ाई गांव में कभी खत्म ही नहीं होने वाली, लिख के ले लो। मेड़ की वजह से 90% लड़ाइयाँ होती हैं। सही बोल रहा हूँ कि गलत, है ना। जड़ कुछ और रहेगा लेकिन लड़ाई का कारण मेड़ से मिलता है। काटते काटते मेड़ इतना काट देंगे आधा खेत गायब हो जाएगा अगर बोलने ना जाओ। 44 नंबर सवाल बोल रहे कि फरक्का समझौता का संबंध किस नदी के जल बंटवारे से है? फरक्का समझौता जो है ये किस नदी के जल बंटवारे से है? तो फरक्का समझौता जो है ये आपका गंगा नदी के जल बंटवारे से। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, याद रखना ये चीज। 45 पे एक एक सवाल मॉडल पेपर का इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बार बार बोल रहा हूँ, अच्छे से सुन लो, इंपॉर्टेंट है तभी बोल रहा हूँ। नूर मीर, न्यू मीर, क्या न्यू मूर, मूर, ठीक है। न्यू मूर द्वीप विवाद जो है ये किन दो देशों के बीच चल रहा है? न्यू मूर द्वीप विवाद जो है ये किन दो देशों के बीच में चल रहा है? 45 का आंसर दो, इसका भारत और बांग्लादेश। फिर से बांग्लादेश, यार कितना विवाद करेगा बांग्लादेश, खुद सुलझ नहीं पा रहा है, हमसे विवाद कर रहा है। ठीक है, न्यू मूर द्वीप, द्वीप का है आपकी बात, कभी पानी को लेकर करता है, कभी द्वीप को लेकर करता है। ठीक है, 46 नंबर बोल रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है और ये किस देश में कार्य करता है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है और ये किस देश में काम करता है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय पड़ेगा वो याद रख लो लंदन में पड़ता है और ये मानवाधिकार के लिए लड़ता है। ठीक है, मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य करते हैं ये लोग, लंदन में मानवाधिकार के लिए काम करते हैं। याद कर लो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में और मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य करते हैं, इंपॉर्टेंट है। 47 बोल रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है इसका मुख्यालय शंघाई में। शंघाई कहाँ है? चीन में। ठीक है, शंघाई कहाँ है? चीन में। आगे आओ 48 पे। 48 बोल रहा है विश्व व्यापार संगठन ने किसका स्थान लिया है? तो विश्व व्यापार संगठन ने गट का स्थान लिया है, GATT। ठीक है, तो 48 का ऑप्शन नंबर सी, 48 का ऑप्शन नंबर सी। 49 पे आ जाओ। बोला शंघाई सहयोग संगठन SCO की नवा पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? शंघाई सहयोग संगठन का नवा पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? तो नवा पूर्ण सदस्य कौन बनेगा, कौन बना है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट है ये, करंट अफेयर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, ईरान बना है। ठीक है, शंघाई सहयोग संगठन का नवा पूर्ण सदस्य देश कौन सा बना है? नवा 9 नंबर, तो ये ईरान बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 50 पे आओ। बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस संधि के तहत हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना जो है ये किस संधि के तहत हुई थी? तो ये संधि का नाम याद कर लो, संधि का नाम है वर्साई की संधि। ठीक है,
वर्साई की संधि, वर्साई की संधि, ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट सवाल। आगे आओ 51 नंबर सवाल पे। 51 नंबर सवाल बोल रहा है कि फैट, जिसका फुल फॉर्म क्या है, फैट जिसका फुल फॉर्म क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका मुख्य कार्य क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या होगा, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकना, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकना। 52 पे आओ। 52 बोल रहा है विश्व बैंक का अन्य नाम क्या है, विश्व बैंक का अन्य नाम क्या है। तो विश्व बैंक का अन्य नाम आपने सुना होगा, शायद सुना है कि नहीं, IBRD। क्या नाम है, IBRD। विश्व बैंक का अन्य नाम क्या है, IBRD। आपको क्या कर रहा था, IMF, ना ना ना, IMF और ये सब चीज़ें अलग हैं, IBRD विश्व बैंक का अन्य नाम है, ठीक है। 53 पे आओ। 53 क्या बोल रहा है कि ओपेक संगठन का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है, लेकिन क्या ऑस्ट्रिया इसका सदस्य है। ओपेक संगठन का मुख्यालय जो है ये वियना ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया, ठीक, ऑस्ट्रिया में है, लेकिन क्या ऑस्ट्रिया इसका सदस्य है, तो ऑस्ट्रिया सदस्य है क्या, ऑस्ट्रिया सदस्य है ही नहीं, ठीक है, और ऑस्ट्रिया सदस्य है ही नहीं। ओपेक का मुख्यालय जो है ना वो वियना में, वियना ऑस्ट्रिया में है, लेकिन ऑस्ट्रिया इसका सदस्य नहीं है, ठीक है। 54 पे आओ। 54 क्या बोला, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं, कुल कितने सदस्य, चाहे वो स्थायी हो या अस्थायी हो, वो सब नहीं पूछ रहा, बस ये बोला कि बताओ कितने सदस्य हैं, टोटल कितने हैं, तो टोटल 15 सदस्य हैं। कितने, टोटल 15 सदस्य हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल कितने सदस्य हैं, 15। 54 का सी। आओ 55 पे। बोला क्वाड समूह में कौन से 4 देश शामिल हैं, क्वाड समूह में कौन से 4 देश शामिल हैं। तो क्वाड समूह में 4 देश शामिल हैं, उनका नाम याद कर लो, भारत, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, भारत, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, क्वाड संगठन, ठीक है। क्वाड समूह में भारत, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी। 55 का सी। अरे यार क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। गलत क्यों करते हो, थोड़ा सा एक बार सोचा करो आंसर, खेल गए, जज्बातों से खेल गए इस सवाल में। आगे आओ 56 पे। 56 बोल रहा है पुलिस जांच में पॉलीग्राफ टेस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है, पुलिस जांच में पॉलीग्राफ टेस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो पॉलीग्राफ का हम लोग क्यों यूज करते हैं, झूठ पकड़ने के लिए, झूठ पकड़ने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट यूज होता है, ठीक है, झूठ पकड़ने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट यूज होता है पुलिस जांच में, याद रख लो, झूठ नहीं बोलना पुलिस के सामने, पॉलीग्राफ टेस्ट लगवा देंगे सब सच आ जाएगा। 57 पे आओ। बोला डार्क वेब क्या है। अब ये इतना बड़ा ऑप्शन देख के समझ आ गया हो कि डार्क वेब बहुत खतरनाक चीज़ है, इंटरनेट का वह हिस्सा जो सर्च इंजन द्वारा इंडेक्स नहीं किया जाता और अवैध गतिविधियों के लिए उपयोग होता है, ठीक है, ये सवाल है। थोड़ा सा इसके आने के चांसेस कम है, लेकिन ये वाला सवाल अच्छा है, फिशिंग वाला। 58 नंबर। बोला सोशल मीडिया पर फिशिंग हमले का क्या उद्देश्य होता है, व्यक्तिगत जानकारी निकालना, जैसे पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड, ठीक है, ये आसान है, मैंने बहुत बार कराया है, लेकिन अब इसका आंसर दो। 59 नंबर का। 59 नंबर क्या बोल रहा है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में सबसे बड़ा संशोधन किस वर्ष किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। जिसने मॉडल पेपर लगाया आंसर दो भाई इसका, आप लोगों ने 1 महीने से मॉडल पेपर लगा रखा है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में सबसे बड़ा संशोधन कौन से साल हुआ था, तो सबसे बड़ा संशोधन हुआ 2008 में, 2008 में सबसे बड़ा संशोधन हुआ है, ठीक है। 60 नंबर पे आओ। बोला ब्लॉकचेन तकनीक का सबसे सुरक्षित अनुप्रयोग कौन सा माना जाता है, ब्लॉकचेन तकनीक का सबसे सुरक्षित अनुप्रयोग कौन सा माना जाता है। तो इसका आंसर दोगे, इसका 60 का आंसर दोगे, तो ये क्रिप्टो करेंसी और डेटा सुरक्षा, क्रिप्टो करेंसी और डेटा सुरक्षा, ऑप्शन नंबर ए। 61 पे आओ। 61 का आंसर अब मुझे लगता है आप दे सकते हैं। 61 का आंसर बहुत आसान है, और मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप सब लोग कमेंट में भरो कि उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है। भाई बहुत बार आया ये वाला सवाल, इसको हल्के में कभी मत लेना, भले ही याद हो, एग्जाम में जाके भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, उत्तर प्रदेश पुलिस का कौन सा है, होमगार्ड का कौन सा है। तो होमगार्ड का है निष्काम सेवा, लेकिन यूपी पुलिस का सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। 61 का ऑप्शन नंबर बी। 62 पे आ जाओ। 62 बोला जीरो FIR का क्या अर्थ होता है। जीरो FIR मतलब कि किसी भी थाने में अपराध की रिपोर्ट दर्ज कराना, सिंपल सी बात ही है। जीरो FIR का अर्थ क्या होता है कि किसी भी थाने में आपने जाकर के FIR रिपोर्ट करवा दी। 63 पे आ जाओ। बोल रहा कि विशाल क्या है, विशाल मेगा मार्ट की बात नहीं हो रही है, ठीक है। विशाल क्या है जो अक्सर पुलिस समाचारों में रहता है, विशाल क्या है जो अक्सर पुलिस समाचारों में रहता है। विशाल एक मेगा मार्ट भी होता है, लेकिन यहाँ विशाल की बात हो रही है यूपी पुलिस का एक आंतरिक सॉफ्टवेयर, यूपी पुलिस का एक आंतरिक यानी कि गुप्त सॉफ्टवेयर है, इंटरनल सॉफ्टवेयर है विशाल नाम का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 64 पे आओ। 64 बोला रैंसमवेयर, क्या बोल रहा है, रैंसमवेयर साइबर हमले में अपराधी क्या मांगते हैं। तो रैंसमवेयर हमले में अपराधी पता है क्या मांगते हैं, अपराधी मांगते हैं डेटा वापस करने की बदले में फिरौती। आपका डेटा लीक कर देंगे, ये धमकी देते हैं, ठीक है, ये धमकी देते रहते हैं कि आपका ये वाला डेटा लीक कर दूंगा, वो फोटो लीक कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और फिरौती मांगते हैं, फिर इसको बोलते हैं रैंसमवेयर, ठीक है। 65 पे आओ। 65 बोल रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में
राजपालित अधिकारी यानी जिसको बोलते हैं गजेटेड ऑफिसर, क्या बोलते हैं, गजेटेड ऑफिसर की श्रेणी कहाँ से शुरू होती है? पुलिस विभाग में राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी जो है ये कहाँ से शुरू होती है? तो ये शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है पुलिस उपाध्यक्ष से, ठीक है, पुलिस उपाधीक्षक से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 66 पे आ जाओ। 66 बोला टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का क्या लाभ है? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का क्या लाभ है? तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का लाभ है खाते की सुरक्षा में एक अतिरिक्त परत जोड़ना। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन 66 का ऑप्शन नंबर बी। 67 पे आ जाओ। 67 बोल रहा है एसआईटी का पूर्ण रूप क्या है? एसआईटी का पूर्ण रूप क्या है? नाम तो सुना ही होगा, एसआईटी नाम सुना है कि नहीं? एसआईटी इसका फुल फॉर्म है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, ऑप्शन नंबर डी। 68 पे आओ। 68 बोल रहा है भारत में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, भारत में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का हेल्पलाइन नंबर क्या है? नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? 68 बहुत आसान है और इसको आपका पता भी होना चाहिए कि वो है 1930। क्या है? 1930, ठीक है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का ये हेल्पलाइन नंबर है 1930। अगला सवाल हमारा क्या बोलता है कि कॉन्ग्रीगेटिव रेडियो संचार तकनीक का मुख्य उपचार क्या है? तो ये स्पेक्ट्रम्स को कुशलतापूर्व उपयोग और सुरक्षा संचार। 70 पे आओ। 70 बोल रहा है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए सेबी या सरकार द्वारा हाल ही में जारी दिशा निर्देशों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है कि भ्रामक विज्ञापन और पेड प्रमोशन में पारदर्शिता लाना, ठीक है। यानी अगर कोई इन्फ्लुएंसर है या कोई यूट्यूबर है, कोई वीडियो बना रहा है, उसमें अगर कोई वो प्रमोशन कर रहे हैं कि किसी भी कंपनी का प्रमोशन कर रहे हैं, खुद का नहीं किसी कंपनी का प्रमोशन कर रहे हैं, तो उनको क्लियरली बताना पड़ेगा कि इसमें भाई वीडियो में प्रमोशन है, ठीक है। 71 नंबर सवाल हमारा क्या बोल रहा है कि लॉरेंस कर्व जो है, ये बहुत बार आया, लॉरेंस कर्व, फिलिप कर्व, है ना, ये सब बहुत बार आए हैं। गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं, ये सब आता है। तो ये लॉरेंस कर्व जो है ये आय की असमानता बताता है। देखते उड़ा दो सवाल लॉरेंस कर्व वाला। 72 क्या बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क जो है ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया आपका ग्रेटर नोएडा में, ऑप्शन नंबर बी। 73 पे ये देखो एंजल टैक्स वाला भी बहुत बार आया है कि एंजल टैक्स का संबंध किससे है? तो एंजल टैक्स का संबंध है स्टार्टअप्स में होने वाली निवेश पर टैक्स, स्टार्टअप में होने वाली निवेश पर टैक्स। 74 पे आओ। बोला भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल की सिम है, सुना है कि नहीं? नेटवर्क आता है कि नहीं आपके यहाँ बीएसएनएल का? मेरे यहाँ तो बढ़िया से आता है, 2 सिम बीएसएनएल की ही है, ठीक है। तो भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी सन 2000 में, ऑप्शन नंबर सी। 74 का सी। 75 पे आओ। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहते हैं? मुरादाबाद, सिंपल सा आंसर है, देखते उड़ा देना है। 76 बोला कि गिफिन वस्तुएं क्या होती है? देखो आ गया, ये वस्तुएं जिनकी मांग बढ़ने पर कीमत भी बढ़ जाती है, ठीक है। आओ आगे। 77 पे बोला यूपी सीडा का मुख्यालय कहाँ है? यूपी सीडा का मुख्यालय कहाँ है? तो यूपी सीडा का मुख्यालय जब भी है देखते उड़ा देना कानपुर, यूपी सीडा का मुख्यालय कानपुर। आगे आओ। 78 पे बोला हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं हिंदल्को, क्या बोलते हैं? हिंदल्को। ये उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में ये कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में ये स्थित है रेणुकूट सोनभद्र में, ऑप्शन नंबर ए। इसको स्टार लगाओ, बहुत अच्छा सवाल है, 3-4 सवाल घुमा फिरा के आते हैं ऐसे। 79 नंबर सवाल बोल रहा है स्टैगफ्लेशन का क्या अर्थ है? स्टैगफ्लेशन का क्या अर्थ है? स्टैगफ्लेशन का अर्थ होता है कि उच्च मुद्रास्फीति के साथ उच्च बेरोजगारी, महंगाई भी बढ़ गई, बेरोजगारी भी है, अब आदमी जिए कैसे, तो उसी को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, ठीक है। 80 नंबर पे आओ। बोला ओडीओपी योजना के तहत कालपी, क्या बोला? कालपी जालौन किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? कालपी जालौन जो है ये किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध हमारा जो कालपी है हस्तनिर्मित कागज के लिए, हस्तनिर्मित कागज यानी हाथ से बने हुए कागज के लिए फेमस है हमारा कालपी जालौन, ठीक है। 81 पे आओ। बोला भारत में रेपो रेट का निर्धारण कौन करता है? भारत में रेपो रेट का निर्धारण कौन करता है? ये करता है मौद्रिक नीति समिति, मौद्रिक नीति समिति जो है यही रेपो रेट का निर्धारण करते हैं। 82 पे आ जाओ। बोला सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक का विलय करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का विलय करने का मुख्य उद्देश्य होता है परिचालन क्षमता में सुधार और वैश्विक स्तर के बड़े बैंकों में बैंक बनाना, ठीक है। परिचालन क्षमता में सुधार और वैश्विक स्तर के बड़े बैंक बनाना। 82 का ऑप्शन नंबर बी। 83 का आंसर दे पाओगे? मुझे नहीं लगता इसका दे पाओगे, इसका आंसर मुझे नहीं लगता कि आप लोग दे पाओगे, ठीक है। 83 क्या बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में रक्षा औद्योगिक गलियारा, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में कितने नोड्स हैं? इसका आंसर नहीं दे पाओगे। उत्तर प्रदेश में रक्षा औद्योगिक गलियारा में कितने नोड्स होते हैं? तो कितने नोड्स हैं? 83 का आंसर दोगे? 6 नोड है। कितने? 6 नोड्स हैं, ऑप्शन नंबर सी। 84 पे आओ। इसका भी आंसर शायद ना दे पाओ। बोल रहे कि गीगा इकोनॉमी का क्या तात्पर्य है? गीग इकोनॉमी या गीगा इकोनॉमी बोलते हैं, तो इसका क्या तात्पर्य है? तो गीग इकोनॉमी का जो मुख्य उद्देश्य है वो है फ्रीलांस या अनुबंध आधारित अल्पकालिक कार्य, ठीक है। फ्रीलांस या अनुबंध आधारित अल्पकालिक कार्य, एक तरीके का जैसे टेंडर नहीं होता ठेके वाला, जब तक काम है तब तक पैसा, उस तरीके का काम।
85 बोल रहा है तो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का मुख्य फोकस किस पर है? प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का मुख्य फोकस किस पे है? तो योजना का नाम से सोचो एक बार, गति शक्ति देना, ठीक है, गति शक्ति देना यानी कि लॉजिस्टिक्स दक्षता और बुनियादी ढांचा विकास। लॉजिस्टिक्स यानी जैसे समुद्री तट नहीं हो गया, जैसे कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, कांडला, मुंद्रा, इन सब जगहों पे क्या होता है, ट्रक्स जाते हैं, बड़े बड़े कंटेनर के ट्रक जाएंगे, ऐसे रेल के डिब्बे जैसे, ठीक है, जाते हैं ना जिसमें, तो उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक्स। क्या बोलते हैं? लॉजिस्टिक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आगे जाओ 86 पे, बोले भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया? ये आंसर दे सकते हो यार, मैंने बहुत बार ये कराया है, याद करो एक बार, याद करो एक बार, मैं दिसंबर से ही कराता आ रहा हूँ ऐसे सवाल, अच्छे सवाल, और मॉडल पेपर में टोटल 500 सवाल बढ़िया चुन के डाले गए हैं, जो मतलब आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है। अब यार कोई कमेंट करके ये मत बोलना मुझे व्हाट्सएप पे कि भैया यही आएगा क्या। यार देखो, योगी जी से अंदरूनी संबंध तो है नहीं कि योगी जी मेरे घर पे चाय पानी पीते हैं, मैं उनके घर पे जाता हूँ चाय पानी पीने, तो यार ये सवाल एक्सपेक्टेड है, अच्छे सवाल है, इनसे प्रैक्टिस हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। मेरे पास बहुत लोगों ने कमेंट किया कि भैया यही आएगा क्या? अरे यार पेपर लीक थोड़ी कर रहे हैं हम लोग बैठ के, है ना, ये काम थोड़ी है, और भी तो काम है। तो 86 का क्या है? अनुच्छेद नंबर 40 जो है ये ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है, ऑप्शन नंबर डी। मॉडल पेपर मतलब कि पेपर का एक तरीके से प्रैक्टिस करने वाला वर्जन, सिंपल मॉडल पेपर का मतलब यही होता है। 87 नंबर बोल रहा है कि ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना। सरकारी सेवाओं को ई डिस्ट्रिक्ट योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं उनको ऑनलाइन उपलब्ध करा दो। 88 पे आओ, बोला ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स जो शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है? तो अब ये फ्रांसी भाषा से है या जर्मन भाषा से या लैटिन या अंग्रेजी? तो ब्यूरोक्रेट जो लिया गया ना, ये लिया गया फ्रांसीसी से। कहाँ से? फ्रांसीसी से, ऑप्शन नंबर डी, 88 का डी। 89 पे आओ, 89 क्या बोल रहा है कि राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य सचिव की नियुक्ति करने की जो जिम्मेदारी रहेगी ना, वो इस बार हम लोग देंगे मुख्यमंत्री को। किसको देंगे? मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 89 का सी। तो 90 नंबर सवाल हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे, उनके बाद अध्यक्ष कौन बना? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे, उनके बाद अध्यक्ष कौन बना? तो उनके बाद अध्यक्ष जो बने उनका नाम है के हनुमंतैया, के हनुमंतैया, ऑप्शन नंबर ए, के हनुमंतैया, ठीक है। स्टार लगा लो, अच्छा सवाल है ये, बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है। 91 पे आओ, बोला कि नागरिक सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य युद्ध या आपदा के समय क्या होता है? नागरिक सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य युद्ध या आपदा के समय क्या होता है? तो होता है जान माल की हानि कम करना और मनोबल बनाए रखना, ठीक है, 91 का बी। ओके, 92 पे आओ, बोला उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ है? अब देखो सिर्फ मुख्यालय पूछा है तो आप लोग लखनऊ कर सकते हो, सिर्फ मुख्यालय पूछा गया है, ठीक है, सिर्फ मुख्यालय पूछा लखनऊ। अगर प्रशासनिक मुख्यालय पूछ ले तब आपको प्रयागराज करना है भैया, याद रखना ये चीज़, ठीक है। 93 पे आओ, बोला सिटीजन चार्टर की अवधारणा सबसे पहले किस देश में शुरू हुई थी? सिटीजन चार्टर की अवधारणा सबसे पहले किस देश में शुरू हुई थी? तो वो हुई थी ब्रिटेन में। सिटीजन चार्टर का जो अवधारणा ये सबसे पहले ब्रिटेन में शुरू हुई थी। ओके, 94 पे आओ, 94 नंबर क्या बोल रहा है कि तहसील दिवस, तहसील दिवस जो है ये प्रत्येक माह में किस दिन आयोजित होता है? तहसील दिवस जो है ये प्रत्येक माह में किस दिन को आयोजित होता है? तो ये होता है प्रथम और तृतीय शनिवार को, पहला और तीसरा शनिवार हर महीने का तहसील दिवस के रूप में मनाया जाता है, आयोजित होता है, ठीक है। 95 पे आओ, 95 बोल रहे हैं कि आर्टिकल 311 का संबंध किससे है? आर्टिकल 311 का संबंध किससे है? ये है चुनाव आयोग से। किससे? आर्टिकल 311 का संबंध किससे है? चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर ए। फिर से कहा गया ना धोखा, सिविल सेवकों को संवैधानिक संरक्षण, सिविल सेवकों को संवैधानिक संरक्षण, ये होता है आर्टिकल 311 का मतलब कि जो सिविल सेवक हैं उनको संवैधानिक संरक्षण दिया जाए, अच्छे से याद कर लेना। अब पता है आपको ये मॉडल पेपर का असली फायदा कब मिलेगा? जैसे देखो मैंने ये 100 सवाल की वीडियो कराई, पहला मॉडल पेपर है, तो ये वीडियो आप पूरा देख लो, ठीक है, पूरा एक बार अच्छे से शांत मन से देख लो। उसके बाद अब जा करके ना आपका फर्ज बनता है कि अब जा करके आप मॉडल पेपर 1 लगाओ, जो ये PDF है ना, अब इसको लगाओ आप, अब आपका ये फर्ज बनता है। अब देखोगे ना, अब आपको कॉन्फिडेंस फील होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है यार, अभी आज आए हो सकता है आज के बाद आप लोग वीडियो ना देखो मेरे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यूपी कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड सबकी वीडियोस मैं रेगुलरली बनाता रहता हूँ, और आपके एक छोटे से लाइक सब्सक्राइब से ना बहुत ज़्यादा मदद मिलती है यार, बहुत ज़्यादा उम्मीद मिलता है, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास जिन्होंने बहुत मॉडल पेपर लगाए होंगे, एक बार ये वाला भी ट्राई करें। 96 नंबर सवाल बोल रहा है कि कमिश्नरेट प्रणाली में पुलिस को कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं जो पहले DM के पास होती थी? कमिश्नरेट प्रणाली में पुलिस को कौन सी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं जो पहले DM के पास होती थी? तो इसका आंसर याद रख लो, इसका आंसर क्या है? मजिस्ट्रियल शक्तियां। क्या? मजिस्ट्रियल शक्तियां, ऑप्शन नंबर बी, मजिस्ट्रियल शक्तियां।
97 पे आओ। अब ये 97 बहुत अच्छा सवाल है। 97 बोल रहा है ई गवर्नेंस के 4 चरणों का सही क्रम क्या है। ई गवर्नेंस के 4 चरणों का सही क्रम क्या है। और मैं गारंटी लेता हूं यहाँ पे 80 से ज़्यादा प्रतिशत लोग गलती करेंगे, केवल 20% लोगों का आंसर सही आएगा। और पता है इसका आंसर क्या है, ये सूचना, संवाद, लेन देन और परिवर्तन। सूचना, संवाद, लेन देन और परिवर्तन, यही है। स्टार लगा लो इस पे, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ। 98 पे आओ। 98 बोल रहा है कि जिला स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण के लिए कौन सा निकाय कार्य करता है। जिला स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण के लिए कौन सा निकाय कार्य करता है। तो निकाय कार्य कौन करता है, जिला उपभोक्ता विवाद वितरण निगम, ठीक है, जिला उपभोक्ता विवाद वितरण आयोग। आगे आओ। 98 हो गया। 99 पे, 99 क्या बोल रहा है हमारा, ध्यान से देखना कि यश भारती पुरस्कार को उत्तर प्रदेश सरकार ने नए नाम से पुनः शुरू किया है। किस नए नाम से शुरू किया। यश भारती पुरस्कार का नाम बदला जा चुका है। पहले यश भारती पुरस्कार हुआ करता था, अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया, भारतीय रत्न। क्या कर दिया है, भारतीय रत्न। गलत जवाब। भारतीय रत्न कौन बोला, कौन बोला भारतीय रत्न, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान नाम रखा गया है। यश भारतीय पुरस्कार का नाम क्या रखा गया, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, ठीक है। जानबूझ के थोड़ा सा मैं ये इधर उधर गलत ऑप्शन पहले बताता हूं ताकि आप लोगों के मन में एक बार सोचने समझने की शक्ति आए, रट्टा वाली मशीन मत बन जाओ आप लोग, ठीक है। तो यश भारतीय पुरस्कार का नाम बदल के उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान रखा गया। अरे सच में यही है, अब मजाक थोड़ी करूंगा, ठीक है, मजाक का टाइम नहीं है। प्रशासनिक शब्दावली में डीओ लेटर का पूर्ण रूप क्या होता है। तो डीओ लेटर का पूर्ण रूप होता है डेमी ऑफिशियल लेटर। डेमी ऑफिशियल लेटर, सच में यही है, डेमी ऑफिशियल लेटर। मजाक नहीं कर रहा हूँ इस बार, हर बार मजाक नहीं करता, ठीक है। तो डेमी ऑफिशियल लेटर, प्रशासनिक शब्दावली में डीओ लेटर का पूर्ण रूप क्या है, डेमी ऑफिशियल लेटर। याद कर लो और स्टार लगा लो। हो गए 100 सवाल पूरे। अब आप बताओ कि आपका स्कोर कितना रहा। और अब मैं सोच रहा हूँ कि करंट अफेयर की एक 100 सवालों की वीडियो लेके आ जाऊँ, करंट अफेयर्स की, ठीक है। आप क्या चाहते हो कमेंट करो, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करो, आपके एक शेयर से ना किसी का भला हो सकता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।